Hello everyone, I am Jatin and today we are solving our DPP number 8. We have already covered lecture number 8 in which there was two cases of projectile motion. Okay, तो हम उन दोनों केसेस के प्रॉब्लम देखने वाले हैं इस लेक्चर में, इस डीपीपी में। मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए जो लेक्चर में भी थे और डीपीपी में भी थे, तो मैं उनका भी सॉल्यूशन करवाऊंगा ही। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको हेल्प मिलेगी मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करने में। कोई डाउट है या आपको मेंटरशिप या कोई भी अपडेट है तो वो सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। मैं हूँ, 2-3 मेंटर और हैं, नीट के भी हैं, जेई के भी हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉब्लम नंबर 1 एंड द क्वेश्चन इज अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। तो u इक्वल टू गिवन इज 50 मीटर पर सेकंड। ओके, and the theta is 30 degree with the horizontal. Okay, the height of the tower is as equal to 70 meter. We have to find out the time of flight, यानी कितनी देर में वो नीचे आके गिर रही है। तो हमें एक तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने का मैंने एक तरीका बताया था कि इक्वेशन नंबर 2 को क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। कैसे? आई नो दैट अगर मैं वाई डायरेक्शन में बात करूं, जैसे कि ये मेरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है मान लेते हैं, और इसको मैं हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में फेंक रहा हूँ, तो ऊपर की साइड वाला कंपोनेंट होगा u sin थीटा। ओके, और ये वाला कंपोनेंट होगा u cos थीटा। तो दोनों कंपोनेंट पता चल गए। अगर मैं बात करूँ कि एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की साइड लग रहा होगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g। तो मेरे को पता चला कि अगर मैं y डायरेक्शन में बात करूँ, और अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ, इन दैट केस आई नो दैट y इक्वल टू u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा। तो y तो माइनस का h है क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ये ऊपर से अगर मैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ y डायरेक्शन में तो नीचे ही तो आ रहा है, और नीचे वाली डायरेक्शन तो मैंने नेगेटिव मानी है इस तरीके से। तो माइनस एच इज इक्वल टू क्या होगा, u साइन थीटा, क्योंकि u साइन थीटा पॉजिटिव ऊपर की साइड है। ओके, और टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल आ जाएगा माइनस का हाफ g टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, वैल्यू पुट कर देते पहले, तो ये -70 हो गया u sin थीटा। u की वैल्यू 50 या sin थीटा की वैल्यू में हाफ आएगी, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो u sin थीटा की वैल्यू होगी 25 कैपिटल T माइनस हाफ g की वैल्यू अगर मैं 10 लेके चलता हूँ तो हाफ g कितना हो गया 5t स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 5t स्क्वायर माइनस 25t और माइनस 70 इक्वल टू 0 आ गया। अब मेरे को यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मैं आता ही है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, पहले 5 को कॉमन निकाल लूंगा, तो t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 विल बी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। ओके, इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बन पा रही। अब मैं या फिर इसके फैक्टर ले लूंगा या कैसे भी सॉल्व कर लूंगा, सीधी तरह से सॉल्व कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। और कभी भी बोल रहा हूँ कि टाइम जो होगा वो हमेशा क्वाड्रेटिक का रियल पॉजिटिव पार्ट होगा। रियल पॉजिटिव वैल्यू जो भी आएगी वो मेरा टाइम होगा, नेगेटिव भी नहीं हो सकता और इमेजिनरी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे फैक्टर बनेंगे t माइनस 7 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास t की दो वैल्यू आ रही है, एक तो t इक्वल टू माइनस का 2 जो कि पॉसिबल नहीं, माइनस की वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं, और एक आ रहा है t इक्वल टू 7। तो मेरा t इक्वल टू 7 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, इजी था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है, मतलब ठीक है, हल्का सा चेंज है यहाँ पे। 10 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, एक बॉल है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ 30 डिग्री एंगल। इसमें क्वेश्चन में ये चेंज किया है कि हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट। मैंने माना कि ये मेरी अगर बिल्डिंग है इस तरीके से 10 मीटर की, तो ये वाला पॉइंट मेरा थ्रोइंग पॉइंट होगा, और इससे मैं फेंक रहा हूँ विद द वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड एट द एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। तो क्या होगा, इसने बोला है हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल बी द बॉल बी एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अगर मैं हाइट ऑफ 10 मीटर की बात करूं तो ये मेरा लेवल हो जाएगा 10 मीटर की हाइट का लेवल। तो 10 मीटर हाइट पे ये कितनी डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन की बात करूं, यानी इतने प्रोजेक्टाइल की बात करूं, इतने, तो ये एक तरह से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का केस नहीं हो गया। इतना वाला केस अगर मैं बात करूं
तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का केस हो गया। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को डिस्टेंस निकालनी है ये वाली। तो ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की क्या हो गई, रेंज हो गई। और रेंज का फॉर्मूला तो मेरे को पता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वैल्यू रख देते हैं, यू स्क्वायर हो गया 10 इंटू 10 साइन 2 थीटा, तो साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और मेरे को बचा 10 इंटू √3/2। सिंप्लीफाई करने पर आंसर आया 8.66 मीटर। दिस इज माय करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। वापस से पेन चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ एन इंक्लाइन प्लेन, देखो इसका मैंने डेरिवेशन पूरा क्लास में करवाया था, ठीक है, और इसका आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी। ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। मैं आपको एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले एक स्लाइड पे कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सबसे एंड में चलते हैं, वहां पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अच्छे से। लास्ट स्लाइड का है ये रही, ठीक है। तो मेरे पास दो केस आएंगे, एक तो आएगा अप द इंक्लाइन का, ठीक है, और एक आएगा डाउन द इंक्लाइन का। मैं दोनों की पूरी फॉर्म लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ध्यान से समझना। मैं एक तरह से समराइज कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना, काम आएगा आपको। डाउन द इंक्लाइन, देखो अगर मैं बात करूँ अप द इंक्लाइन की, तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट होगा जिसमें मेरा जो इंक्लिनेशन एंगल होगा वो अल्फा होगा, ओके, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो थीटा होगा। और ये जो थीटा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन एंगल विद रेस्पेक्ट टू प्लेन है इन बोथ केस, ठीक है। दोनों केसेस में अगर मैं बात करूं, अगर ये मेरा अल्फा है तो ये मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, लेकिन विद द प्लेन है, ठीक है। बहुत बार क्या होगा, बहुत क्वेश्चंस में आपको विद द प्लेन ना देखे, विद द हॉरिजॉन्टल गिवन होगा आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आपको विद द प्लेन थीटा निकालना पड़ेगा कंप्लीट में से, उसको माइनस करके, जिसमें आगे क्वेश्चन आएंगे वो बताऊंगा। और अल्फा जो है वो मेरा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल है। क्या है, इंक्लिनेशन एंगल, कि कितने एंगल पे इंक्लाइन हो रहा है वो प्लेन। तो दोनों केसेस में टाइम की वैल्यू तो सेम आती है। टाइम की वैल्यू क्या आती है, अगर ये यू वेलोसिटी से मैं इसको फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो टाइम की वैल्यू आती है 2u sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा, ठीक है, क्योंकि जो जी की वैल्यू होती है वो ऐसे होती है। अगर वाई डायरेक्शन में बात करूँ तो वो जी cos अल्फा होता है, और अगर एक्स डायरेक्शन में बात करूँ तो वो जी sin अल्फा होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है कि रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ओके, डिवाइडेड बाय जी cos स्क्वायर अल्फा, ये होता है। अगर मैं बात करूं कि मेरे को रेंज को मैक्सिमाइज करना है, रेंज को मैक्सिमाइज करना है, तो जो मेरा थीटा होता है वो इक्वल टू हो जाता है π/4 माइनस अल्फा बाई 2 की, ओके। और जो आर मैक्स की वैल्यू आती है सॉल्व के, वो आती है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी 1 प्लस साइन अल्फा, ओके। दिस इज माई फॉर्म। अब क्या होता है, सेकंड केस की अगर बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम आता है, इसके लिए भी 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी cos अल्फा होता है। लेकिन आर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाइक जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, इतना सा चेंज आता है सिर्फ, ठीक है। और डिवाइडेड बाय जी cos स्क्वायर अल्फा। अगर मैं बात करूँ भाई कि आर मैक्स के लिए थीटा की वैल्यू जो होती है वो π/4 प्लस अल्फा बाई 2 हो जाती है। और एक और केस होता है कि जो आर मैक्स होता है उसकी वैल्यू सॉल्व होने पे यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी 1 माइनस साइन अल्फा हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरे पास केस निकल के आ गया, दोनों केस आ गए। अब मेरे को इसकी हेल्प से पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस, या क्वेश्चन नंबर 3, एन इंक्लाइन प्लेन इज मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये जो बीटा यहाँ पे लिख रहा है ना, वो बीटा इधर आएगा, एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। A projectile is projected from the bottom of the plane with a speed u at an angle alpha with the horizontal, ठीक है। तो केस को समझो कि बीटा तो मेरा हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखो हमारा डिफॉल्ट फॉर्मूले में क्या था, डिफॉल्ट फॉर्मूले में थीटा तो हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और जो अल्फा था वो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो बीटा हो गया, ठीक है। और देखो उसने बोला कि जो प्रोजेक्शन हो रहा है यू, वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से मतलब ये पूरा एंगल मिला के अल्फा है। तो अगर मैं थीटा की बात करूंगा तो दैट विल इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो थीटा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो हमें ये चीज यूज में लेनी है अब।
ये तो हमारा डिफॉल्ट फॉर्मूला था, हमने डिफॉल्ट कंडीशन में ले रखा था, और ये हमें अभी इन दिस क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने अभी भी जस्ट बताया कि आर मैक्स का वहां पे जो फॉर्मूला आया था मेरा, वो आया था यू स्क्वायर जी 1 + साइन अल्फा, लेकिन यहाँ पे हमारा अल्फा की जगह में बीटा पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन बीटा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका डेरिवेशन अगर देखना चाह रहे हो तो सिंपल है, यहाँ पे देखते हैं। देखो आर इक्वल टू मेरा नॉर्मली अब द इंक्लाइन के लिए फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड पुट द वैल्यू अल्फा की जगह में बीटा पुट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये डिफॉल्ट फॉर्मूला है। फॉर दिस क्वेश्चन हमें अल्फा की जगह बीटा पुट करना है और थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा पुट करना है, तो पुट कर देंगे। तो आर इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर साइन, अगर मैं बात करूंगा ये 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस बीटा, ओके, एंड माइनस का साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, जहां जहां पे मैंने अल्फा था वहां पे मैंने बीटा पुट कर दिया, जहां थीटा था वहां अल्फा माइनस बीटा पुट कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने में पता चला कि आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया यू, आर इक्वल टू आ गया यू साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस का बीटा डिवाइडेड बाय जी cos स्क्वायर बीटा फॉर द maximum range I know the condition that theta will be equal to π/4 माइनस का एंगल ऑफ जो इंक्लिनेशन था β/2, ये होना चाहिए, और एक्चुअल में जो थीटा है वो इक्वल टू क्या है अल्फा माइनस बीटा के। तो अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करके अल्फा की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे को आया कि π/4 प्लस β/2 विल बी वैल्यू ऑफ अल्फा। अब मैं इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरा आएगा यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो π/2 और प्लस का बीटा, π/2 प्लस बीटा माइनस बीटा तो है ही ऑलरेडी, और माइनस का साइन बीटा एंड डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ, राइट। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, यही होता है। तो हम इसका यूज करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बीटा से बीटा कैंसिल, साइन π/2 बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस साइन बीटा बचेगा, और 1 माइनस साइन बीटा और डिवाइडेड बाय जी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जिसको मैं 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस साइन बीटा से 1 माइनस साइन बीटा कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन बीटा, यही मेरा आंसर आया था। ओके, तो ये करेक्ट है और ये रिपीट क्वेश्चन है, क्लास में भी सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फॉर अ गिवन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन द मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन इज 3 टाइम्स। तो आर मैक्स फॉर द डाउन is equal to 3 times of R max for the up। ओके, तो अभी अभी मैंने देखा कि R max for the ground मतलब फॉर द डाउन का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम निकालने के लिए वो यू स्क्वायर जी 1 माइनस साइन एल्फा होता है, जहाँ पे एल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। और अगर इसकी बात करूं तो ये यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन एल्फा होता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली पूरा डिराइव करने तो नहीं बैठूंगा, मेरे को फॉर्मूला याद है। तो यू स्क्वायर बाई जी से यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास जो भी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन अल्फा। सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू होगा हाफ और अल्फा विल बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन अल्फा हाफ कब होता है, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए है। ये करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम द गन फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ हिल अलोंग इट्स स्लोप। ओके, तो इस तरह से मेरी कोई हिल है मान लेते हैं, जिसका एंगल मेरे को नहीं पता है अभी। इफ द स्लोप ऑफ द हिल इज अल्फा, ठीक है, दे दिया अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ बैरल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, मैंने माना कि जो बैरल है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से। तो अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की बात करूंगा तो 60 माइनस 30 होगा, जिसकी वैल्यू 30 डिग्री आएगी। तो अब मेरे पास जो डिफॉल्ट फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से थीटा भी 30 डिग्री है और अल्फा भी 30 डिग्री है, और जो यू की वैल्यू है वो 21 मीटर पर सेकंड है, और जी की वैल्यू मेरे पास जी की वैल्यू है मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिलहाल के लिए मान लेते हैं, या फिर 9.8 ले लेंगे, जो भी हमें हेल्पफुल लगेगा वो ले लेंगे।
इफ द इनिशियल वेलोसिटी v ऑफ द सेल हमें गिवन है, हमें निकालना है रेंज निकालनी है, तो रेंज का फॉर्मूला तो सिंपल होता है, दैट यू स्क्वायर g cos स्क्वायर अल्फा साइन ऑफ 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब द इंक्लाइन की बात हो रही है ना। और हाँ, एक और चीज बताना भूल गया कि जब भी ये क्लियर ना हो कि अप द इंक्लाइन लेना है या डाउन द इंक्लाइन लेना है, तो हमें अप द इंक्लाइन ही लेना होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, डाउन द इंक्लाइन जब भी लेना होगा वो हमें देगा, अगर नहीं दे रखा तो हमें अप द इंक्लाइन लेके ही वर्क करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आर इक्वल टू रख दिया मैंने 21 × 21, यू की वैल्यू रख दी, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 हो गया। अब 2 थीटा तो 60 डिग्री प्लस अल्फा, दैट मीन अगर मैं बात करूँ 2 थीटा प्लस 60 डिग्री तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90, तो 1 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर हाफ बनेगा। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा, वो आएगा R इंटू 21 × 21 × 4 इंटू हाफ इंटू 3 × 10, ये बन रहा है मेरे पास 5। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से ये 5 बार कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर बचा 441 डिवाइडेड बाय 15। देखो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा है 29 पॉइंट समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी के बहुत नियर बाई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक और बात, अगर मैं 10 की जगह जी इक्वल टू 10 की जगह 9.8 लेता तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आ जाता 30 आ जाता है एग्जैक्ट, तो ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द मैक्सिमम रेंज ऑफ द राइफल बुलेट ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज 6 किलोमीटर। अगर मैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ तो उस पर मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हमें आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और थीटा इक्वल टू 45 पे मैक्सिमम रेंज होती है, तो आर मैक्स का फॉर्मूला आता है मेरे पास यू स्क्वायर बाय जी, जिसकी वैल्यू मेरे को 6 किलोमीटर गिवन है, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। अब मैं मान रहा हूँ कि इट्स मैक्सिमम रेंज ऑन अ इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। अब मेरे को अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन तो दे नहीं रखा, तो अप द इंक्लाइन ही मान के चलेंगे, तो उसके लिए आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा, जहाँ पे अल्फा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जो जिसकी वैल्यू में अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। ओके, तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 6 है और 1 प्लस साइन अल्फा हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 6/3/2, तो वैल्यू आएगी 4 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ एन इंक्लाइन ऑफ एंगल 30 डिग्री विद द वेलोसिटी। ठीक है, तो मेरे को इंक्लाइन का एंगल दे रखा है 30 डिग्री अल्फा, मेरे को थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 - 30 डिग्री, क्योंकि मेरे को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल गिवन है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री गिवन है, और वेलोसिटी मेरे को गिवन है 30 मीटर पर सेकंड। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है व्हाट वुड बी इट्स स्पीड व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज पैरेलल टू द इंक्लाइन। देखो अगर पैरेलल टू द इंक्लाइन की बात हो रही है, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है, तो इस केस को समझो हमेशा ध्यान से। जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो हम बोल रहे थे कि पैरेलल टू द ग्राउंड कब होता है, जब वो एट द हाईएस्ट पॉइंट होता है और उसके बाद वी वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इंक्लाइन की बात करूंगा तो भी पैरेलल टू द इंक्लाइन कब होगा, जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वही केस है। तो मैंने क्या किया, वी वाई इक्वल टू 0 रख दिया, जो कि होगा यू वाई माइनस जी ऑफ टी के, सॉरी यू वाई, इसको कैंसिल करते हैं, यू वाई प्लस ए वाई टी के। अब इस केस में जो ए वाई की वैल्यू है वो है जी कॉस एल्फा, लेकिन नेगेटिव में, तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी कॉस एल्फा इंटू टी। तो टाइम यहाँ तक मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो मेरे पास निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, टी इक्वल टू यू साइन थीटा, यू की वैल्यू 30 है और साइन थीटा की वैल्यू हाफ होगी 30 डिग्री के लिए, और जी की वैल्यू 10 है, और कॉस 30 वैल्यू √3/2 होगी, तो √3/2 सब कुछ कैंसिल होकर मेरे पास आएगा टी इक्वल टू √3 सेकेंड। ये मेरा टाइम हो गया जब तक वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगाएगी। इस टाइम पे मेरी जो भी वी एक्स होगी वही मेरी स्पीड होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट बचा है। तो वी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यू एक्स माइनस का सॉरी प्लस ए एक्स टी करके, और वी एक्स हमें निकालना है यू कॉस 30, जिसकी वैल्यू आएगी 30 इंटू √3/2। ठीक है, माइनस का
ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी जी साइन ऑफ एल्फा माइनस का, तो जी बाई टू जिसकी वैल्यू 10 होगी और 10√3। इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरा जो आंसर है वो आएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू पुट करेंगे साइन एल्फा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, ए एक्स क्या है जी साइन एल्फा है, तो 5 आएगा 5√3, तो आंसर आएगा 10√3। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 10√3 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन। देखो पहले तो ये केस किसका है, डाउन द इंक्लाइन का केस है, डाउन द इंक्लाइन का केस है, और जहां पर मेरे को अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री गिवन है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है और यू की वैल्यू मेरे को 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है। मेरे को रेंज निकालना है, रेंज का फॉर्मूला सबको पता है, सिंपल होता है, फाइंड द रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला इस केस में आएगा, डाउन द इंक्लाइन की बात हो रही है तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस का साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो सारी वैल्यू पुट करनी है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आर इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 × 20, तो 400 आ गया इंटू साइन 2 थीटा माइनस अल्फा जिसकी वैल्यू आएगी साइन 30 डिग्री, क्या आएगी साइन 30 डिग्री। क्यों 2 थीटा, सॉरी 180 माइनस होगा, गलती कर दी, थीटा की वैल्यू 90 है तो 2 थीटा माइनस 180 माइनस होगा तो 143 डिग्री आएगा और प्लस का साइन ऑफ 37 डिग्री। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं ध्यान से तो जी कॉस स्क्वायर ऑफ 37 डिग्री। अब मैं इन तीनों की वैल्यू निकालता हूँ। तो पहले तो कॉस 37 डिग्री की वैल्यू मेरे को पता है कि क्या होती है, 4/5 होती है। साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 3/5 होती है। अब मैं बात करूं कि साइन 143 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए मैं साइन 90 प्लस 53 कर दूंगा जिसकी वैल्यू आएगी कॉस ऑफ 53 डिग्री, और जिसका आंसर आता है मेरे पास कॉस ऑफ 53 डिग्री का आंसर आता है 3/5। तो आर इक्वल टू आ गया 400 × 3/5 प्लस 3/5। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और कॉस स्क्वायर 37 डिग्री की वैल्यू हो गई मेरे पास 4/5 का होल स्क्वायर, तो 4/5 इंटू 4/5। तो ये 4 से ये 10, ये 4, इस पूरे को कैंसिल करने पे 400 को कैंसिल करूंगा, अगर मैं 16 से कैंसिल करूंगा तो 80 बचेगा, तो 8 बचेगा आई गेस। सॉरी 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 ब्लंडर हो गया, पहले तो 10 बढ़ जाएगा, 10 वापस से कैंसिल होगा, तो 5/2 बचेगा मेरे पास। अब मेरे पास बचा आर इक्वल टू 5/2 इंटू 6/5 इंटू 25। तो 5 से एक 5 कैंसिल हो गया और मेरे पास आंसर बच के आया 25, ये 3 बार कैंसिल हो गया और 75 मीटर विल बी माई करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन। लॉन्ग इंक्लाइन का मतलब होता है कि जो उसकी मतलब प्लेन की लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ओके, विद द हॉर्न। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है कि ये मेरा एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि 45 डिग्री एंगल पे है और मैं इससे हॉरिजॉन्टल पे एक एंगल मतलब एक प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ यू इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो ये जो थीटा होगा ये भी 45 ही होगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल पैरेलल हो रहा है, एकदम हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो मेरे को पता चला कि अल्फा की वैल्यू भी 45 है और थीटा की वैल्यू 45 है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी 45 ही है। यू की वैल्यू मेरे को गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और टाइम ऑफ फ्लाइट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट टी इक्वल टू यू टू यू सॉरी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। तो सारी वैल्यू पुट करी 210 साइन थीटा, साइन हो गया मेरा 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 इंटू कॉस 45 डिग्री। अब आई नो दैट साइन 45 कॉस 45 इक्वल होता है 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा मेरा 2, तो 2 सेकंड विल में करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो ये एक जेई का पीवाई क्यू है, जेई मेंस पीवाई क्यू है और यहाँ पर अभी सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ठीक है, ऑप्शन ये नहीं थे। मेरे को इसका आंसर भी याद है, इसका आंसर आएगा मेरा 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर साफ गिवन है कि जो अल्फा है वो 30 डिग्री है, जो थीटा है
वो मेरा 15 डिग्री है। ओके, मेरे को निकालना है डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू। तो मेरे को रेंज निकालना है, रेंज निकालना है। ओके, और मेरे यू भी गिवन है मेरे को 2 मीटर पर सेकेंड। तो रेंज का फॉर्मूला मेरे को पता है कि रेंज का फॉर्मूला होता है, अब द इंक्लाइन की बात हो रही है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस एल्फा माइनस साइन एल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या है, 2 × 2 कर देंगे, 2 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू मेरे पास 15 है, तो ये हो गया मेरा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू ले लेते हैं √3/2, तो 3/4 ये हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है मेरे को, ये तो हो गया √3/2, ये हो गया हाफ, ये हो गया 4, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल, 5 बचा मेरे पास। तो फाइनल जो आंसर आया वो मेरा आया 8/15 इंटू √3/2 माइनस हाफ। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मेरा बचा क्वेश्चन में ये √3/2 ही होगा ना, 3/2 आ गया। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि 8 × 1.732 √3 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 15 × 2 जो कि होता है 30। तो अगर मैं 30 से कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 8 × 0.732 डिवाइडेड बाय 30, इस पूरे को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आएगा नियर बाय 0.20 मीटर, जिसका वैल्यू होता है 20 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर विल बी माई करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A particle is projected up an inclined plane with the initial speed v equal to this at an angle theta with the plane। ठीक है, तो थीटा विद द प्लेन गिवन है मेरे को, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री सही है मेरा, कोई भी गलती नहीं है यहाँ। और u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड करेक्ट है। मेरे को निकालना है द कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हेन इट स्ट्राइक द प्लेन। ओके, देखो मेरे को एंगल ऑफ निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हेन इट्स, देखो मैंने आपको बताया था, अभी मान लो कि ये किसी इंक्लाइन प्लेन पे है, अल्फा पे मान लेते हैं। ठीक है, इसने इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल किया थीटा एंगल पे, तो इसका ये कंपोनेंट होगा, तो ये ऊपर से इस तरीके से जाएगा। जब मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि इस वेलोसिटी से इसकी यू साइन थीटा होती है। जब ये वापस आता है तो इसके बाद यू कॉस थीटा भी, मतलब यू साइन थीटा यहाँ पे भी उतना ही होता है, इक्वल अमाउंट में होता है। तो सिमिलर केस यहाँ रहेगा, क्योंकि जो मेरा ग्रेविटेशन एक्सेशन है वो तो कांस्टेंट ही है ना। क्या है, कांस्टेंट है ना। यहाँ पे क्या है, जी कॉस एल्फा है, पर है तो कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे भी कांस्टेंट था। तो मेरा रूल तो चेंज नहीं हो जाएगा, तो जिस वेलोसिटी से यहाँ से ऊपर गया था उसी वेलोसिटी से यहाँ पर ही नीचे आएगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, v साइन 30 डिग्री थी, जो कि था 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो 10 मीटर पर सेकेंड था। तो ऑप्शन अभी भी वही होगा, जो यहाँ पे इसकी v साइन 30 थी यहाँ पे भी v साइन 30 ही होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशन एक्सेशन कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में, चेंज नहीं होगा। एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज अ पार्टिकल p इज प्रोजेक्टेड from a point on the surface of a smooth inclined plane, see figure. Simultaneously another particle q is released on a smooth inclined plane from the same position. Okay, P and Q collide on the inclined plane after t equal to 4 seconds. ठीक है, तो मैं टाइम गिवन है, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ P इज नियरली। देखो ये देखो, इसमें डायग्राम शायद तक क्लियर नहीं है, पर ये जो P है ना वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो मैं दोनों केसों को आगे समझाता हूँ अगली स्लाइड पे। मेरे को गिवन है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है और यहाँ से मैंने पार्टिकल Q को रिलीज कर दिया। देखो रिलीज किया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगी, जीरो होगी। अब सेकंड केस देखते हैं।
कि ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है और ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है मान लो, ठीक है, और पी को मैंने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है विद द प्लेन परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, ये है पार्टिकल पी। तो पार्टिकल पी पे एक तरह से अगर मैं बात करूं कि यू एक्स डायरेक्शन में, यू एक्स डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में, जो कि एक्स डायरेक्शन ये मानेंगे और वाई डायरेक्शन को ये मानेंगे, तो अगर एक्सेशन की बात करूं ए एक्स की, तो अगर इस पॉइंट पे एक्सेशन चेक करना हो तो ये अगर ग्रेविटेशन एक्शन जी लग रहा है तो परपेंडिकुलर साइड में जी कॉस अल्फा लगता है, ये मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, और इस डायरेक्शन में जी साइन अल्फा लगता है, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से होगा, तो जी साइन अल्फा और ए वाई इक्वल टू होगा जी कॉस अल्फा, बट उससे मतलब नहीं है। अब क्योंकि उसने बोला कि आफ्टर 4 सेकंड दे आर कोलाइडिंग, तो इसका मतलब कि ये जो पार्टिकल है वो ऊपर जाएगा और कुछ इस तरीके से 4 सेकंड बाद उस सेम पॉइंट पे आ जाएगा जिस पॉइंट पे ये पॉइंट क्यू 4 सेकंड बाद पहुंचेगा, ठीक है। पॉइंट सेम होंगे तभी तो वो कोलाइड करेगा। इसका मतलब हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर पी विल बी इक्वल टू 4 सेकंड। अगर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड होगा इसका मतलब वो 4 सेकंड के बाद इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। तो थीटा इक्वल टू तो 90 डिग्री है, ओके, टी की वैल्यू 4 है, यू मेरे को निकालना ही है, और अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे 4, 2, यू की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 और कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई हाफ, ठीक है, हाफ। तो सिंप्लीफाई किया तो यू की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है ये थोड़े टफ क्वेश्चन है, मतलब मैं इनको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेवल बोलूंगा। देखो, फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड एट अ सेम एंगल। एक तो ऊपर की साइड फेंक रहे हैं और एक को नीचे की साइड फेंक रहे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमें क्या क्या चेक करना है। पार्टिकल विल कोलाइड विद द प्लेन विद सेम स्पीड। इसको चेक करना है कि जब ये वापस आएगा तो सेम स्पीड से कोलाइड करेगा या नहीं करेगा, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा या नहीं होगा, दोनों पार्टिकल जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलरली कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वो चेक करना है। और ये चेक करना है द पार्टिकल विल कोलाइड इन मिड एयर इफ प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच पार्टिकल इज लेस देन द टाइम ऑफ कोलिजन। देखो अच्छे से समझना, पहला केस देखो, मैंने माना कि ये मेरा प्लेन है, ठीक है, और थीटा एंगल पे, सॉरी इसका एंगल कुछ मान लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा, अल्फा है या क्या है, थीटा ही है, और मैंने इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ओके। तो ये इस तरीके से कहीं ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, राइट। तो अगर ये u वेलोसिटी से, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हुआ, u साइन थीटा, और जो एक्सेशन है ग्रेविटेशन एक्सेशन वो इस वाला कंपोनेंट हुआ g cos थीटा, cos अल्फा होता है वैसे, लेकिन थीटा दे रखा तो थीटा लेंगे। तो एक तरह से अगर मैं y डायरेक्शन में बात करूं तो y डायरेक्शन के कंपोनेंट इसके दोनों पता चल गए, u साइन थीटा तो वेलोसिटी का हो गया और g cos थीटा उसका हो गया। सिमिलर तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरे वाले के लिए, अगर ये एंगल थीटा है और मैंने यहाँ से थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, तो ये वाला कंपोनेंट होगा u साइन थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट होगा g cos थीटा, अगर ग्रेविटेशन एक्सेशन की बात कर रहा हूँ तो y डायरेक्शन में इसके भी कंपोनेंट सेम है। इसका मतलब y इक्वल टू क्या होता है, u y t प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो दोनों के लिए यू वाई और ए वाई की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भी सेम होगी। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, तो टी वन इज इक्वल टू टी टू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है, बाकी वो चेक करते हैं, क्या पता वो करेक्ट है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। देखो इसने बोला है कि जब ये वापस इधर टच करेगा, ठीक है, और जब ये वाला आएगा वापस तो इधर टच करेगा तो इन दोनों की स्पीड सेम होगी। देखो अगर मैं बात करूं कि इसका एक्स कॉम्पोनेंट में वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, लेकिन एक्स कॉम्पोनेंट में जो एक्सेशन है वो क्या है, जी साइन थीटा, बट अपोजिट डायरेक्शन में।
ठीक है। सिमिलर तरीके से बात करूं कि एक्स कंपोनेंट में इसकी वेलोसिटी इधर की साइड है u cos थीटा, और जो ग्रेविटी सेक्शन है वो भी g sin थीटा, लेकिन सेम डायरेक्शन में। तो इन दोनों की वेलोसिटी तो सेम हो ही नहीं सकती ना आफ्टर टी टाइम। अगर मैं बात करूं कि u v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, अब एक के लिए तो एक्सेशन नेगेटिव है और एक के लिए पॉजिटिव है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम तो हो नहीं सकती आफ्टर टेम टाइम, तो ये गलत हो गया। ठीक है। सिमिलर तरीके से ये भी गलत हो गया। बोथ पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन परपेंडिकुलरली, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब दोनों के एक्स कंपोनेंट अलग अलग होंगे तो दोनों के एक्स कंपोनेंट जीरो भी नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो ये भी गलत है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, द पार्टिकल विल कोलाइड इन मिड एयर। देखो, अगर वो मिड एयर में कोलाइड कर रहे हैं मतलब कि उनका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होना चाहिए, लेस देन टाइम ऑफ कोलाइड होना चाहिए भाई। अगर बीच में, सॉरी, ग्रेटर देन होना चाहिए, गलत लिख दिया, टाइम ऑफ कोलाइड होना चाहिए, तभी तो वो कोलाइड करेंगे, वरना नहीं करेंगे ना। अगर वो कोलाइड नहीं करेंगे, जैसे कि ये ऊपर की साइड आया और ये इधर की साइड आया और यहाँ पे इसने कोलाइड कर लिया, मान लो टाइम t1 पे किया, और जब ये इसको जमीन पे टच कर रहा है वापस से स्ट्राइक कर रहा है, यानी इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t2 है। अगर t2 ग्रेटर होगा t1 से, तभी तो ये कंडीशन हो सकती है। अगर t1 ग्रेटर देन होगा t2 से, तो ये हो ही नहीं सकता ना। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ही खत्म हो गया तो जमीन पे ऑलरेडी आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो लेस देन दे रखा है यहाँ पे मोर होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन फिलहाल ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों एक ही क्वेश्चन है। देखो इसमें लिख रहा है इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो दोनों को एक संग मिलकर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है ना। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड ऑन अ प्लेन, और इसको मैं लेवल 2 का क्वेश्चन बोलूंगा, यानी मेंस लेवल का क्वेश्चन बोलूंगा, मेन से थोड़ा सा ऊपर ही मानेंगे। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द बॉल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो विद द प्लेन, तो अल्फा की वैल्यू तो होगी 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू में गिवन नहीं, तो मैं थीटा ही मान के चलूंगा, और v मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द बॉल हिट्स द प्लेन एट द राइट एंगल। ये बॉल इस पे राइट एंगल पे तब हिट करेगी, बिल्कुल राइट एंगल पे तब हिट करेगी जब इसका जो वी एक्स कॉम्पोनेंट है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पहला पॉइंट कि वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, यही होगा। अब वी एक्स यहाँ पे जीरो हो रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में, और यू एक्स की वैल्यू क्या है, वी कॉस थीटा। और अगर मैं बात करूं कि जी मेरा ये वाला, तो जी कॉस 30 डिग्री होगा, एक्सेलेरेशन का अगर कॉम्पोनेंट देखो इधर की साइड मेरा जी साइन 30 डिग्री होगा, यही कॉम्पोनेंट होंगे राइट। तो माइनस का जी साइन 30 डिग्री इंटू टी, राइट, ये चीज पता चल गई। अब ये जो निकल के आएगा अभी वो क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अगर मैं जी की वैल्यू को क्या रख दूं, जी की वैल्यू को मैं मान लूं 10, तो इसकी वैल्यू आ गई हाफ, क्या आ गई 10 इंटू हाफ। तो मेरा जो आंसर आया वो है वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 5, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब मेरे को पता है कि जब मैं हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूंगा, इन दैट केस जो मेरा वी वाई कॉम्पोनेंट होगा वो जीरो होगा हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट पे, राइट, ये मेरे को पता है क्योंकि वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगी। तो वी वाई विल बी जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा, मतलब वी साइन थीटा माइनस का जी कॉस 30 डिग्री इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मेरे पास है वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 5। तो जब मैंने इसको रिलेट किया तो मेरे पास आया वी साइन थीटा इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और टी की वैल्यू रख दी मैंने वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 5। पूरा सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा, आई गेस थोड़ी सी गलती हुई है कुछ, जी √3/2 आ गया, वी कॉस थीटा आ गया, वैल्यू 2 आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, सॉरी यहाँ पर t/2 होगा ना, क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है, तो इंटू 2 करेंगे
तो यहाँ से पूरा सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास निकल के आया कि जो टेन थीटा की वैल्यू है दैट इज द वैल्यू इज इक्वल टू √3/2। ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई। इसका मतलब थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये तो हो गया पार्ट ए, जो कि फिर भी थोड़ा इजी था। पार्ट बी थोड़ा सा और टफ है, देखते हैं। पार्ट बी का क्या कॉन्सेप्ट है? इन द प्रीवियस क्वेश्चन सपोज द बॉल बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी, देन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। देखो पॉइंट समझो, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि अगर ये थीटा एंगल है जो कि 30 डिग्री की बनाया गया अपन को, 30 डिग्री की बने, तो अब अगर ये परपेंडिकुलरली कोलाइड कर रहा है इस तरीके से, तो इसका जो वी एक्स कॉम्पोनेंट है वो तो जीरो है, तो ये दूसरा वाला बाउंस बैक स्टार्ट होगा। तो उसमें वी वाई तो पहले ही रहेगा जो पहले मेरे को मिला था एट द फाइनल पॉइंट, ठीक है, और वी एक्स यहाँ पे जीरो ही रहेगा। अब क्योंकि वी वाई की वैल्यू सेम है जो पहले थी, तो ये वापस से उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा और पुराने पॉइंट में पहुंच जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं वैसे तो, क्योंकि जो टाइम ऑफ जो मेरे टेन थीटा की वैल्यू आई अभी, टेन थीटा की वैल्यू आई, टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई? √3/2, राइट। तो अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल मानूं तो ये हो गया √3 और ये हो गया 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी √7। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? √3/7, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 2/√7, ठीक है। ये मेरे पास निकल के आ गया। अब एक पॉइंट देखो ध्यान से कि जो लास्ट केस हमने पढ़ा, तो इसमें वी वाई को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वी वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वी वाई क्या होगा? वी वाई होगा वी साइन थीटा, मतलब एट द फाइनल पॉइंट बात कर रहा हूँ, आफ्टर टाइम टी, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा खत्म होने के बाद, साइन थीटा माइनस जी कॉस 30 डिग्री और टाइम टी, कैपिटल टी। अब मैं इसकी वैल्यू को पुट करूंगा वी वाई, तो ये हो गया वी साइन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू अभी मेरे पास निकल गई। क्या निकल गई साइन थीटा की वैल्यू? √3/7। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे √3/7 इंटू वी माइनस जी कॉस 30, जिसकी वैल्यू होती है √3/2 इंटू टी की वैल्यू आ गई वी, अभी अभी टी की वैल्यू क्या है? वी कॉस थीटा बाय 5। वी कॉस थीटा की वैल्यू होती है √2/7, सॉरी 2/√7, तो 2/√7 मैंने रख दिया, वैल्यू पुट करी, और डिवाइडेड बाय 5g है ना, 5 है। तो अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये पूरा कैंसल आउट हो गया, ओके। एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ वी वाई इज इक्वल टू -√3/7 वी। माइनस क्यों आया? क्योंकि अब जो मेरी वैल्यू आ रही है वो नीचे की साइड आ रही है। कहाँ आ रही है? बिल्कुल नीचे की साइड। अब जब बाउंस बैक हो जाएगी ये वापस से सेम वेलोसिटी से, तो वी वाई पॉजिटिव हो जाएगा, अभी नेगेटिव है वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब दूसरे केस के लिए जो यू वाई की वैल्यू है वो तो हो गई √3/7 वी, ओके। और जो यू एक्स की वैल्यू वो जीरो है, और बाकी जो ए एक्स और ए वाई के कॉम्पोनेंट है वो सेम है। तो इससे पता चला कि इन दैट केस अगर मैं रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो उतनी ही आएगी जो पहले वाले केस में आएगी, ठीक है। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करूंगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम आएगा, क्योंकि वेलोसिटी वही बनी हुई है जो पहले थी, जो मेरे पास निकल के आई, ठीक है। तो वेलोसिटी सेम बनी हुई है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रेंज आएगी वो भी सेम आएगी। इसलिए अगर मैं फाइनल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये तो बेसिक प्रोजेक्टाइल का रूल होता है ना, कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो आपकी रेंज भी सेम ही आएगी, क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, ओके। तो दिस इज कंप्लीट, डीपीपी नंबर 8 कंप्लीट हो गई यहाँ पे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करें इस सीरीज को, क्योंकि मेरे हिसाब से अब तक हम बहुत अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।